जो लोग ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उससे यह पता चल रहा है कि जब से कोविड-19 के लिए लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ बहुत तरह के शोषण बढ़े हैं। तो इन शोषण के अलावा हमें यह देखना है कि स्त्रियों के लेखन में भी इसका असर दिख रहा है। तो वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ, दिख रहा होगा, क्योंकि जब हम 24 घंटे एक साथ एक ही घर, एक ही कमरे में रहते हैं या एक ही जगह रहते हैं, तो वहाँ पे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होना वाजिब है, ये स्वभावगत है। तो स्त्री लेखन की चुनौतियों के संदर्भ में मुझे कुछ एक छोटा सा प्रसंग साझा मैं करती हूँ आप सबसे। उस प्रसंग से पहले जो सबसे पहली चुनौतियाँ आती है हमारे सामने, लेखकों, खास करके महिला लेखकों के सामने, वो होती है सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, उसके बाद राजनीति की बात आती है। तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो पारिवारिक आती है और सामाजिक आती है। जब हम सामाजिक की बात करते हैं तो उसमें हमें कई वर्ग देखने को मिलते हैं। अगर हम समाज की दृष्टि से देखें तो बड़े शहर, छोटे शहर, उसके बाद कस्बा, फिर गांव, ये इसका एक सीक्वेंस बनता है। अगर उपरोक्त जगहों की रहने वाली महिलाएं लेखक बनना चाहती हैं या लेखन के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, आज की तारीख में लेखन कैरियर ही है, इसलिए कैरियर शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। अगर लेखन के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं तो उनके सामने जो मोटी मोटी स्थितियाँ पैदा होंगी, वो पॉइंट्स बनेंगे कि लेखन में रुचि, लेखन में दक्षता, लेखन में सहयोग और सुझाव, आत्मविश्वास की वृद्धि और लेखकों के साथ नेटवर्किंग। तो एक पॉइंट नहीं है, सबसे पहली चीज़ जो आती है लड़कियों के लेखन के सामने कि अगर वो गांव, शहर, छोटे शहर और कस्बे से होकर जब यहाँ आती हैं तो उनका सबसे पहले लेखन में रुचि है कि नहीं। क्योंकि लिखना कोई स्कूल, संस्था या किसी कारखाने में सिखाए जाने वाली विधा नहीं है, शैली नहीं है। यह स्वतः अपने अंदर स्फुटित होती है, जिसे हम सीखते हैं और लिखते हैं। और लेखन जो है वो अनुभव जनित होता है, कल्पनातीत होता है और कई बार भोगा हुआ सच होता है। तो ये जो अनुभव भोगे हुए सच होते हैं, उन्हें लिखने के लिए हमें किसी से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, बल्कि हमें स्वतः उस पर आत्मनिर्भर होकर कलम चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो विषय उठता है कि हमें लेखन में अभिरुचि हो। दूसरा होता है कि लेखन में दक्षता। तो दक्षता की जब बात आती है तो कोई भी व्यक्ति दक्ष नहीं है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, वैसे वैसे हमारे लेखन में निखार आता जाता है और हमारे लेखन की जो शैली है, जो विधा है, वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। कोई भी किसी भी लेखक से एक बार आप बात करके देख लीजिए तो वो हर लेखक कहेगा कि हमारी जो पहली रचना थी या हमारी पहली जो कृति थी वो अनगढ़ थी। तो दरअसल साहित्य या लेखन की जो शुरुआत है वो अनगढ़ता से ही होती है। तो स्त्री के लेखन की जो शुरुआत होती है वो अनगढ़ता से ही होती है, चाहे पुरुष की भी क्यों ना हो। उसके बाद आता है लेखन में सहयोग और सुझाव। अगर स्त्री गांव की है, कस्बे की है और पारिवारिक संयुक्त परिवार की है तो उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये होती है कि अगर वह लिख ले तो सहयोग किससे ले, सुझाव किससे ले, बात किससे करे। क्योंकि जो गांव की स्त्री होगी, हो सकता है कि सभी लोग पढ़े लिखे ना हो सकता है कि आसपास के लोग सुझाव देने की स्थिति में ना हो सकता है कि परिवार भी संबल बनने की कंडीशन में ना हो, या परिवार में तमाम तरह के गतिरोध, मतभेद होते हों। तो ये उसके सामने तीसरी तरह की चुनौती होती है जिससे उसको जूझना होता है। उसके बाद आता है आत्मविश्वास की वृद्धि कैसे हो। अगर मान लीजिए किसी लड़की ने या स्त्री ने लेखन के तरफ अपना एक कदम बढ़ा ही लिया तो उसके आत्मविश्वास में जो एक उबाल अचानक से आया था लेखन में जाने का, तो उस आत्मविश्वास को बरकरार रखने की परिस्थितियां और परिवेश हैं या नहीं है,
यह भी देखने की ज़रूरत है। बहुत बार होता है कि कुछ लोगों को सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें एक साथ एक जगह पर मिल जाती हैं, लेकिन यह सभी चीज सभी के साथ संभव नहीं है। सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को यह सुविधा मुहैया नहीं हो पाती हैं, ना परिवार की तरफ से हो पाती हैं, ना समाज इतना सहूलियत दे पाता है, और ना ही ये सहूलियत हमें लेने दिया जाता है। आखिरी मोमेंट तक महिलाओं को कोई ना कोई काम सौंपा जाता है, तो उसके आत्मविश्वास की वृद्धि के संदर्भ में कैसे काम हो, ये चौथा है। उसके बाद आता है लेखकों के साथ नेटवर्किंग। मान लीजिए कोई स्त्री संयुक्त परिवार में रहने वाली है और वो लेखक बनना चाहती है। आप सबको पता है कि लेखक बनना कोई आसान नहीं है। आज के ज़माने में ख़ास करके जब मार्केटिंग का ज़माना है, ऐसे समय में आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। एक का एक दूसरे के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस तो खैर होना ही चाहिए। तो लेखकों का लेखकों के साथ जुड़ाव कैसे हो? मान लीजिए हम किसी सामंती परिवार से हैं, या हम किसी आडंबर वाले परिवार से हैं, या फिर हम एक ऐसे परिवार से हैं जहां पर हमारी बात उस ढंग से सुनने को कोई तैयार ही नहीं है, और लेखन को किसी विधा में जोड़ने को तैयार नहीं है। काम को तो छोड़ दीजिए, फिर ऐसे में हम क्या किसी से नेटवर्किंग कर रहे हैं? कर पाएंगे? अगर मान लीजिए किसी का परिवार थोड़ा सा लिबरल भी है और कि कोई स्त्री लोगों से बातचीत करके अपना एक नेटवर्किंग डेवलप कर पा रही है, तो क्या उस नेटवर्किंग को सही दृष्टिकोण से देखा जाएगा? आज की तारीख में गॉसिप बहुत बढ़ गया है। जैसे फिल्मी दुनिया में गॉसिप के पन्ने हुआ करते थे, वैसे ही आज की तारीख में साहित्य का गॉसिप हो गया है। तो गॉसिप के ज़माने में कोई लेखक, महिला लेखक अपने लिए नेटवर्किंग का स्पेस कैसे बना सकती है? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर बना लिया तो उसका निर्वहन कैसे करेगी? और जिनके साथ उसने नेटवर्किंग किया है, क्या वो लोग पॉजिटिव हैं? उनकी थिंकिंग पॉजिटिव है? हम उनके काम के साथ लोग जुड़े रहेंगे? यह एक अहम बिंदु है जिस पर हमें आकर के ठहरना पड़ता है। उसके बाद मान लीजिए किसी ने कोई कृति लिख भी दिया और मार्केट में वो आ भी गई, तो प्रकाशित कराने की चुनौती आती है, क्योंकि आज की तारीख में लिखना गुणवत्ता का विषय नहीं है, बल्कि मार्केटिंग का विषय है। तो क्या जिस विषय का हमने चुनाव किया है, या हम जिस मुद्दे पे लिखने जा रहे हैं, वह मार्केट में कितना चलेगा, वह बिकेगा या नहीं बिकेगा? इस संदर्भ में मुझे एक उसके साथ यह भी जुड़ा होगा कि पाठकों का, आलोचकों का या समकालीन लिखने वालों का कितना स्नेह और प्यार मिलेगा, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। अब जैसे मुझे एक प्रसंग ध्यान आ रहा है। प्रसंग जब मैं छोटी थी, चंद्रकिरण सोनरेस्का के इंटरव्यू छपा था। मैं इस चुनौती के संदर्भ में, क्योंकि स्त्रियों के सामने चुनौतियां सिर्फ एक नहीं हैं, बल्कि इस कदर की चुनौतियां हैं कि उसका सामना करना उनके लिए कई बार मुमकिन नहीं होता है, फिर भी वो लिखती हैं। जैसे मिथिलेश बामनकर एक जगह लिखते हैं, अपने एक आलेख में उन्होंने लिखा है, स्त्री लेखन का मुद्दा तो एक रण क्षेत्र है। आप ध्यान दीजिए कि रण क्षेत्र शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं। स्त्री लेखन का जो मुद्दा है वो एक रण क्षेत्र है। लेखन के क्षेत्र में केवल औरत पूरी समाज व्यवस्था है। महिलाओं की संवेदनशीलता, अंतर्दृष्टि, सबसे बढ़कर पीड़ा जो सदियों से उनके खाते में संचित होती आई है, रचनात्मक साहित्य सृजन में विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये एक उन्होंने अपने तरीके से इस संदर्भ को रखा है। तो मुझे जो इस प्रसंग की चर्चा आप लोगों से कर रही थी वो ये है कि वो इंटरव्यू उनका छपा था चंद्रकिरण सोनरेस्का का। बाद में वही इंटरव्यू और उन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी पिंजरे की मैना, तो उसमें भी उसका अंश प्रकाशित है। उसमें उन्होंने लिखा मतलब अपने साक्षात्कार में बताया था, जब उनके पति का देहांत हो गया उसके बाद वो छपा था, वो हिंदुस्तान अखबार के साहित्यिक कॉलम पे आया था।
उसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि जब उन्होंने लेखन का शुरुआती दौर देखा, जो जिक्र किया कि उनके लिए कोई स्पेस नहीं था लिखने का, बल्कि उनको चोरी से लिखना पड़ता था। तो इस चोरी से लिखने वाली जो बात थी वो मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय तक अटकी रही कि लिखना, वो भी चोरी से। जब मैंने वो अखबार में पढ़ा तो मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि मुझे इनकी किताबें पढ़नी है। हमारे यहाँ किताबों की उपलब्धता बहुत मुश्किल से होती थी उस समय। तो हमें बनारस जाना था। फिर वहाँ से विश्वविद्यालय प्रकाशन से मैंने उनकी काफ़ी किताबें खरीदी। फिर मैंने उसका अध्ययन किया। लेकिन सन 2012-13 में जब मैं दिल्ली में रहने लगी, उसके पहले ही मेरे दिमाग में मैंने मन बना लिया था। जब मैं 2012-13 में मुझे फिर चंद्रकिरण सोनरस्का की चर्चा होनी शुरू हुई और मेरे दिमाग में बात आई, तो मैंने सर्च किया कि उनका परिवार अभी कहाँ है। तो पता चला कि उत्तम नगर में उनकी बेटी कुसुम जी रहती हैं। फिर मैंने उनसे संपर्क साधा, नंबर ढूंढ के एनवीटी से मैंने नंबर लिया, तो वहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट से नंबर लिया। फिर मैं उनसे उनकी बेटी से जाकर मिली। मैंने उनका साक्षात्कार किया और उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी माताजी किस तरह से राइटर बन पाई थी, क्योंकि वो इंटरव्यू मेरी स्मृति में इस कदर बैठा हुआ था कि पूरी आंखें भीग जाए। तब उन्होंने बताना शुरू किया कि हमारे पिताजी बहुत ही फ्यूडल मानसिक मन स्थिति के थे और बहुत कड़क मिजाज के थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि माँ लिखें, और उनके लिखने को लेकर के वो हमेशा तान भड़बड़ करते थे, मतलब गुस्सा होते थे, नाराज़गी प्रकट करते थे। तो माँ का क्या होता था कि वो शाम को हम सबको खिला पिला करके सुला देती थी। अक्सर वो चांदनी रात में लिखती थी। जब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, मतलब जब चांदनी रात का मौसम आता था तब वो लिखती थी, और चांदनी रात खत्म हो जाता था तो उनका लिखना लगभग बंद हो जाता था। तो वो चांदनी रात में लिखा करती थी और उसको चुपके से भेज दिया करती थी किसी दूसरों के माध्यम से, कभी अपने पति के सामने नहीं आने दिया करती थी। ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बावजूद उन्हें शताब्दी कथाकार के रूप में सम्मानित किया गया। हालांकि महादेवी वर्मा की जब श्रृंखला की कड़ियाँ आप लोग पढ़ेंगे तो गहराई से महसूस करेंगे कि उन्होंने भी समाज में और परिवार में किस तरह की चुनौतियों का सामना किया। तो चंद्रकिरण एक छोटा सा उदाहरण है कि उन्होंने कितनी विकट स्थिति में लेखन किया, और उनकी कहानियाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी कहानियाँ कितनी दर्द से भींगी हुई हैं, एकदम से रुला देने वाली। तो उनकी बेटी ने मुझे कुछ उनकी स्मृतियाँ दी, उनके कुछ इंटरव्यूज़ और दिए, कुछ फोटोग्राफ्स दिए, और कुछ और भी प्रसंग उन्होंने सुनाए कि एक बार सभी भाई बहन हम लोग बीमार थे और पापा चाहते थे कि मम्मी उनके साथ मुंबई जाए। जब मुंबई जाने के लिए मम्मी तैयार हो गई तो उन्होंने माँ से कहा कि स्टेशन पे उतर गए और बोले मैं जा रहा हूँ, तुम अकेले आना। मतलब मेरी माँ को पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, वहीं छोड़ दिया स्टेशन पे। तो फिर वो किसी तरह कैसे पहुँची, ये एकदम से उनकी बेटी कुसुम जी रोने लगी। तो मैंने फिर ज़्यादा नहीं छेड़ा या हम लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी हुई है जो मैंने अपने पास रख लिया कुसुम जी का, क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो गई थी तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था वो चीज़ें सहेजना, और अपनी माँ के किसी भी स्मृति से वो अपने अलग नहीं होना चाहती थी। उनकी बहू से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि मैंने तो दादी सास को देखा नहीं है, लेकिन जितना माँ बताती हैं उससे पता चला है कि उन्होंने कितनी मुश्किल वक्त में लेखन का कार्य किया। तो आप इसे समझ लीजिए कि कोई भी स्त्री लेखक बनना चाहती है तो उसके सामने एक चुनौती नहीं है बल्कि चौतरफा चुनौतियां हैं। कभी वो बर्तन धोते हुए अगर विचार मन में आते हैं तो कहीं नोट कर लेती है। तो कई बार होता है कि घर के ज़रूरी अहम काम निपटा हो रही होती है, कोई पंक्ति दिमाग में क्लिक करता है तब वो नोट कर लेती हैं। या कभी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करते हुए भी उनके दिमाग में कोई शब्द अटके रहते हैं तो उसको कहीं ना कहीं नोट कर लेती हैं। आज की तारीख में ये थोड़ी सी सहूलियत हो गई है कि किसी चीज़ पे नहीं नोट किया तो फेसबुक पे डाल लिया, या तो फिर इनबॉक्स में नोट करके रख लिया, या नोट पैड में रख लिया। तो ये एक
समय के साथ इसमें थोड़ा सा बदलाव आप देखेंगे। और आप देखिए कि कई बार आप साक्षात्कार जब आता है तब मैंने पढ़ा है बहुत सारे लेखकों के बारे में कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया, खास करके महिलाओं ने। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के संबंध में मन्नू भंडारी जी ने अपना बाकायदे एक साक्षात्कार दिया था। वो साक्षात्कार मैंने लम्ही में ही पढ़ा था और भी कई पत्रिकाओं में आया था। तब भी एकदम से रोंगटे खड़े हो गए थे कि देखिए उन्होंने, वो एक पढ़ी लिखी थी, वो नौकरी करती थी और यादव जी नहीं करते थे, बावजूद उनको कोई उस तरह का हक नहीं था, लिखने के लिए आज़ादी नहीं थी, और या लिख लिया तो उसे छपने के देने की उनके पास छूट नहीं थी। जब मैं इस बात को सोचती हूँ तो अभी हाल ही में मैंने वंदना वाजपेयी जी की कहानी संग्रह पढ़ी थी, विसर्जन। उसमें एक नायिका है जो श्वेता से कात्यायनी बन जाती है। वो क्यों कात्यायनी बनती है? क्योंकि अपने मूल नाम से लिखती तो परिवार बिखर जाता, और उसे परिवार भी बचाना था और अपने अंदर के लेखक को भी बचाना था। तो वो अपने एक छद्म नाम से लिखना शुरू करती है, लेकिन उस छद्म नाम में इतना ताकत और इतनी तासीर होती है उसकी कलम की लेखनी में कि एक दिन साहित्य अकादमी घोषणा करता है कि आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। अब उनके सामने मुश्किल ये खड़ी होती है कि वो पुरस्कार ले तो परिवार तोड़े, अगर ना लें तो खुलासा कैसे करें। तो ये जो दुविधा स्त्रियों के सामने है, ये दुविधा तब भी थी, अब भी है, और मुझे लगता है कि जब हम अल्ट्रा मॉडर्न समय में हैं तब भी हमारे पास है। इन दिनों जिस तरह के गॉसिप चलते हैं, लोग अपनी बातें शेयर्स करते हैं, बताते हैं एक दूसरे से, तो पता चलता है कि स्त्रियों के सामने लिखने की जो चुनौतियां हैं बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। कुछ एक लोगों के लिए बदली हैं, सबके लिए नहीं बदली हैं। मुझे एक चीज़ और ध्यान आ रहा है जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ, वो ये है कि चित्रा मुद्गल जी ने एक जगह कहा था, स्त्री लेखन को देह विमर्श के खाते में रखना भी एक साजिश है। अब वो साजिश, जैसे आज जो है एक विमर्श खड़ा किया गया स्त्री लेखन में, और वो विमर्श भी किसी न किसी माध्यम से शुरू किया गया। अब वो संघर्ष स्त्रियों के लेखन में कितना कारगर साबित हुए, यह एक डाटा तैयार करने वाला या विश्लेषण करने वाला विषय हो सकता है। लेकिन सबसे जो अहम ये चीज़ देखने वाली है वो ये है कि स्त्री के लेखने पर स्त्री ही कितना खुश हो पाती है, क्योंकि स्त्रियां ही स्त्रियां को कई बार नहीं बढ़ावा दे पाती हैं। पता नहीं जो भी वजहें मानसिक रूप से सामने खड़ी होती हों, कहा नहीं जा सकता कि वजह क्या रही होगी या किस तरह रही होगी या क्यों रही होगी, लेकिन ऐसा हो जाता है और इस तरह से होना शुरू हो गया है। तब लगता है कि स्त्री की जो चुनौतियां हैं वो तब भी थी, अब भी और आगे भी हैं। मुझे याद आ रहा है कि ममता कालिया जी ने एक इंटरव्यू दिया था जब रविंद्र कालिया जी जीवित थे, तभी वो प्राध्यापक हुआ करती थी, फिर इलाहाबाद से होते हुए उनका भी एक जीवन का अलग पड़ाव और संघर्ष रहा है। लेकिन वो दूसरे तरह के लेखक हैं जो अपने पारिवारिक मुद्दों को समाज के सामने मुखर होकर नहीं कहती हैं, बल्कि ये कहिए कि वो उस तरह की नायिका हैं, लेखक, वरिष्ठ लेखक हैं, जो अपने सारा कुछ बचाते हुए उन्होंने अपने कलम को भी साधे रखा। तो ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो इसी परिवेश में अपने आप को बचाते हुए, लड़ते हुए लिख रही हैं। आज की तारीख में भी बहुत सारी ऐसी महिला रचनाकार हैं जो अपने घर के जड़ों से संघर्ष करते हुए लिख रही हैं। मैं यहाँ पे नाम का उल्लेख करना उचित नहीं मान रही हूँ, पता नहीं, हो सकता है उन्हें अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पारिवारिक समीकरण होते हैं। हम पारिवारिक चीज़ों को थोड़ा सा परे रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब जैसे मुझे याद आ रहा, मैं एक और उल्लेख करना चाहूँ, अंग्रेजी की एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार है, रचनाकार रुक्मिणी भायानगर। वो कहती हैं, सहना नहीं कहना है, सहना नहीं कहना है। तो स्त्रियों ने दरअसल सहना छोड़ करके कहना को अपना लिया। अभी आप देख रहे होंगे कि हिंदी साहित्य में अगर के एक दशक को अगर हम गौर से देखें तो इसे स्त्री लेखन का स्वर्ण काल के तौर पे दर्ज किया जाना चाहिए। 2011 से लेकर के 2020 तक
लगभग 13,000 से ज़्यादा, हर भाषा को मिला करके मैं बात बता रही हूँ एक रिपोर्ट के आधार पे। और वो रिपोर्ट जो है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग के आधार पर तैयार की गई थी, जिसे मानसिक द्वंद्व को झेलते हुए भावात्मक रूप से अपने आप को मजबूत बनाए रखते हुए महिलाएं जो लिख रही हैं उनकी संख्या लगभग 13,000 है। और उनको लिखा, उन 13,000 महिलाओं में से आप देख रहे होंगे कि मुझे याद है कि 2013-14 में मैं विश्व पुस्तक मेले में एक सर्वे कर रही थी महिला लेखन और पुस्तक प्रकाशन और प्रकाशकों को लेकर के। वो रिपोर्ट मैंने बाद में सबमिट भी कर दिया था, हालांकि उसको लेकर के बहुत हंगामा भी हुआ था प्रकाशकों में भी और लेखकों में भी। उस समय की जो लेखक, खास करके महिला जो रचनाकार आई थी, थोड़ी उम्र दराज थी। उम्र दराज मतलब देर से ही लिखना शुरू किया, क्योंकि लेखन की चेतना कब किसके अंदर जागृत हो जाए यह कहना मुश्किल है। कोई बचपन से ही लिखने लग जाता है, किसी के अंदर ये बचपन से ही रहता है, किसी के अंदर ये देर से आता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि किसके अंदर कब क्या चीज आया है, तो कब किसके अंदर क्या चीज कैसे पनपना शुरू हुआ। तो उस समय बहुत सारी महिला रचनाकार और जिनकी उम्र लगभग 30 से 40 और 50-55 के आसपास के बीच की रही होगी, वो सारे लोग अचानक से अपनी अपनी किताबें छपवाने के लिए एकदम व्यग्र हो जाती हैं और उसमें सबसे ज़्यादा कविता संग्रह होते हैं। हालांकि उन कविता संग्रहों में से बहुत कम लोग रह गए हैं जिनका चर्चा किया जाता है या जिक्र होता है। मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से कि जब वंदना वाजपेयी जी ने संभोग से समाधि कविता अपनी लिखी थी, तब बहुत हंगामा बरपा था और कहा गया था कि क्या हम यह सस्ता साहित्य लिख रहे हैं।